Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, welcome to GA Chemistry. So guys, क्रैश कोर्स में अभी तक हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रुप थ्योरी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जीओसी बोलते हैं, एंड एरोमेटिसिटी। अब ना ये वाले चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है और इससे क्वेश्चन भी हर बार आएगा। एक क्वेश्चन जीओसी से और एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी से आता ही है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल लीव नहीं करना है। और अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लगती है मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पता नहीं क्यों खोल ली मैंने ये वीडियो, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो एक बार ना पूरी वीडियो देख के देखना, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना 2-3 टॉपिक्स हैं। एक तो है होमो ल्यूमो कॉन्सेप्ट, जो कि अभी 1-2 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। तो हो सकता है इस टाइम भी जो एग्जाम होगा या फिर आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन वापस से पूछा जाए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर बताना। आपको 3 से 4 कंपाउंड्स दिए होते हैं, आपको सबको अरेंज करना होता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, या फिर पीके वैल्यूज़ का ऑर्डर पूछते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आता है जनरली जीओसी से। तो यहाँ पर ना हम आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि होमो ल्यूमो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो मेजर पॉइंट्स हैं हम सारे क्लियर करेंगे आपको, उसके बाद एग्जाम्पल्स करवाएंगे, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, कल आएगी जो वीडियो, उसमें क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो यहाँ पर ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन चैप्टर से जो आते हैं वो तो हम करवाए रहे ना आपको। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे खत्म करूँगा सिलेबस ऑर्गेनिक का, तो आप एटलीस्ट ये वाली वीडियोज़ कवर कर लो। आई एम वेरी श्योर कि एग्जाम में ना आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है। इसके साथ साथ अगर बात करें एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर की, वैसे इतना छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये निकालना सीख लो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक या फिर होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं। तो जनरली आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इसको लिंक कर देते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से कई बार कि सिग्नल कहाँ पर आएगा, कौन सा डी शील्डिंग जोन है, कौन सा शील्डिंग जोन है, ठीक है, ऐसे लिंक कर देते हैं। तो बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है। सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले से पढ़े हुए चैप्टर्स, बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगी दोनों चैप्टर्स की। और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ लेकिन फिर भी पता नहीं किसी रीज़न की वजह से इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आई एम वेरी श्योर आपको बहुत हेल्प करने वाली है। पूरी वीडियो देखना, आपको खुद समझ में आएगा, खुद को लगेगा आपको कि अगर मैंने टाइम से चैप्टर पढ़ लिया होता तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता, बट अभी जितना कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ मार्क्स में ले ही पाऊंगा, है ना। तो इस वाले माइंडसेट के साथ आपको वीडियो को देखना है। अभी आप पूरी वीडियो देखो और मुझे अपना फीडबैक पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसे कि मैंने आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में बता दिया था कि आगे जाके हमें नेम रिएक्शन, रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको जीओसी के कॉन्सेप्ट जो वो आ जाए, और उसमें भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन जीओसी से आते हैं, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, पीके वैल्यू के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, इसको मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया था। और जब जीओसी के कॉन्सेप्ट आपको माइंड में फिट हो गए, तब आप रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार आप देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, हर एक ईयर में जीओसी के ये कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्टली जीओसी से आए हैं, ठीक है। तो हर एक साल में इसके ऊपर क्वेश्चन आया ही है। और आगे जाके जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको जीओसी और स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों भी यूज़ होने वाले हैं। तो हर साल में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। उसमें भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक हम यहाँ पे करवाएंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो जैसे यहाँ पे पीके वैल्यू के ऊपर हर एक साल में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपको बेसिक कंपाउंड दे देंगे, कभी आपको एसिडिक कंपाउंड दे देंगे, एसिडिटी का ऑर्डर पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एसिडिटी के ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, बेसिसिटी, यहाँ पे भी बेसिसिटी ऑर्डर। अगेन यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको एस कैरेक्टर के टर्म्स में भी हम बोलते हैं। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और आगे मैकेनिज्म में जो यूज़ होगा, जैसे कि हम फंस जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर हमारे पास चॉइस ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स है तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सी स्पेसीज होगी, अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है तो कौन सी स्पेसीज ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, ये चीज़ें हम मैकेनिज्म में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से डिसाइड करना है, किसी भी रिएक्शन में कौन सा ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि
जहाँ पे हम होमो लूमो ये सारा चीज़ पढ़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हम यहाँ पे कवर करेंगे। एरोमेटिसिटी भी कुछ नए नए एग्जाम्पल्स में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखो जो मैं बोल रहा था आपको कि जीओसी से कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें पहला है मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो देखो ये लास्ट ईयर में ये वाला क्वेश्चन है पूछा गया था, हमारा जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या बोल रहा था कि इस वाले रिएक्शन में मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाले जो रिएक्शंस है ये भी आपको इसी तरह से दिए जाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन बताने होते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन आपको आएंगे कब, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा सा इसका जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूँ। मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन बताना यानी कि अगर किसी स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस के कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसके लिए आपको होमो लूमो पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास अगर ये वाली स्पेसिस है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये वाला पाई बॉन्ड है और इस वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये तो एक चीज़ होगी। अब आप देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल का जब हम यहाँ पे अटैक करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाले बॉन्ड ओपन करके जो प्रोडक्ट लिखेंगे इस स्टेप का क्या लिखेंगे, यहाँ पे O- आएगा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो हमने किया क्या बेसिकली, यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर थी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे इस वाले कार्बन, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स थे यानी कि 2 थी बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर 2 थी, यहाँ पे 1 हो गई यानी कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज क्यों होती है, अब यहाँ से आती है हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन। जैसे देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और नॉन बॉन्डिंग है। अगर हम इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हम दिखाएंगे, उसके पास एक सिग्मा ऑर्बिटल थी जो हम यहाँ पे दिखाएंगे, एक पाई ऑर्बिटल थी यहाँ पे जो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप कंसिडर करो। अब देखना क्या है, अगर सिग्मा ऑर्बिटल है तो उसके लिए एक सिग्मा स्टार भी होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर पाई ऑर्बिटल है तो यहाँ पे उसके लिए एक पाई स्टार भी होगी, ये हो गया हमारे पाई स्टार, ये हो गया हमारे सिग्मा स्टार। अब होता यह है कि जैसे इस वाले पाई सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है ना, और हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो डिक्रीज हो रही है यानी कि क्या हो रहा है कि इसके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हम किस हिसाब से निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये वाली चीज़ आपको केमिकल बॉन्डिंग में लेगी सर ने पढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 क्यों था, क्योंकि हमारे 4 यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे माइनस 0 हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 था हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं। फिर अब डिसाइड करना है कहाँ पे, तो जैसे मैंने बोला था यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के लिए सिग्मा स्टार है, पाई बॉन्ड के लिए पाई स्टार है, और अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सिर्फ सिग्मा बच रहा है यानी कि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। किस तरह से देखो, ये इन चीज़ों को साथ में रिलेट करते हैं। चलो हमने अब तक क्या क्या देखा कि बॉन्ड ऑर्डर कम क्यों हो रहा है, उसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल इस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं देखेंगे, उसके बाद देखेंगे होमो लूमो क्या है। जैसे आप देख लो एक एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास H2 मोलिक्यूल है, ठीक है। किस तरह से बनता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, इनके पास क्या होती है अपनी 1s ऑर्बिटल होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जिसका 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इसके 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में बन जाता है एक सिग्मा बॉन्ड, और मैंने बोला अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसके एंटी बॉन्डिंग यानी कि सिग्मा स्टार भी यहाँ पे है, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्डिंग है तो यहाँ पे इसकी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में ही। अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल ने सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने आ गए, यहाँ पे 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो अब क्या हो गया, ये वाला इनके बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया,
ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड था वो टूट गया, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा किसी भी बॉन्डिंग के लिए उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और इसका ही रीज़न था, जैसे इस वाले मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था, इसमें इसकी बॉन्ड ऑर्डर कम क्यों होगी, क्योंकि इस वाले लोन पेयर, इस वाले न्यूक्लियोफाइल के पास जो लोन पेयर थी उसने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए यहाँ पे पाई स्टार में, और इसकी वजह से इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगी। अब यहाँ से देखना क्या है, अब इसने एक्सेप्ट तो कर लिए, एक तो ये हो गया। अब देखो, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप यहाँ से देखो, ये जैसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसके लिए है। अब आप कंसिडर करो ये मॉलिक्यूलर डायग्राम किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल के लिए है, और हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब क्या होगा, जैसे ये वाले 3 एनर्जी लेवल्स है, आप देख सकते हो इन तीनों में इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें इसकी एनर्जी ज़्यादा, यानी कि होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और इन दोनों में जो अनफिल्ड है, जो अनऑक्यूपाइड है, इसमें एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है कंपेरेटिव टू दिस टू। तो ये हो गया हमारा लूमो, यानी कि जो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स थे उसमें से लो एनर्जी वाला, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला हो गया हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल वाले में से जो हाई एनर्जी में है। तो ये जो हम बोलते हैं यहाँ से न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, इसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जाता है न्यूक्लियोफाइल के, जो डोनर स्पेसिस होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके होमो से जाता है, कहाँ पे जाएगा, जो एक्सेप्ट करने वाली स्पेसिस होगी उसके लूमो में, ठीक है। जैसे इसकी होमोलूमो है वैसे दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस की होमोलूमो होगी। इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे डोनर वाले स्पेसिस के होमो से जाएंगे कहाँ पे, जो एक्सेप्ट करेगी उसके लूमो में। इसके लिए ज़रूरी क्या है, मैंने ये जो एनर्जी गैप दिखा है ना, जो डोनेट कर रहा है ना उसके होमो की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके लूमो की एनर्जी कम होनी चाहिए। अब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा मतलब न्यूक्लियोफिलिक है। अगर आप एग्जाम्पल यहाँ से देखोगे, NH2 है और OH है, ठीक है, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो होमो है लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कम है कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की होमो की एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन पहले, नाइट्रोजन देगा, ठीक है। ये बात मैं बता रहा हूँ कि किसी भी स्पेसिस को अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो होमो से देगा, और अच्छा डोनेशन होने के लिए होमो की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कभी हमें क्वेश्चन आए कि इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, यानी कि इसकी एनर्जी कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसके होमो की एनर्जी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखनी है, आगे देखेंगे हम एक्सेप्टेंस। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें क्या याद आ गई कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ पे वो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो होमो से देगा, होमो की एनर्जी हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो लो होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये बॉन्ड ऑर्डर वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन गए कहाँ से, इस वाले स्पेसिस के नॉन बॉन्डिंग से गए। कहाँ पे गए, समझो ये वाला पाई स्टार था, ये वाला पाई स्टार था, तो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ से, स्पेसिस ए के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से गए स्पेसिस बी के पाई स्टार ऑर्बिटल में। ये वाला होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन। अब सेम चीज़ आप इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इस वाली रिएक्शन में मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या हो रहा है, क्या होगा, ये वाला बेस है, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला OH बॉन्ड ब्रेक होके इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, ठीक है। तो हो गया क्या, प्रोडक्ट जो आ गया, प्रोडक्ट तो हमें यहाँ से समझ में आता है, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन समझ नहीं आता, और ये H2O बन गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो हुआ क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है। और मैंने क्या बोला था, कोई भी बॉन्ड तब ब्रेक होता है जब उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड हो रहा है यानी कि ब्रेक हो रहा है, यानी कि सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन गए हैं, किसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन चले गए, कहाँ से, इस वाले ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। ये जो निगेटिव चार्ज देखा है मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन हमारा क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन टू
सिग्मा स्टार ऑफ OH बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए, नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सिग्मा स्टार ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन यहाँ पे हो गया। सिमिलरली अगर इस वाले रिएक्शन के लिए देखोगे तो अब हमें पता है ये ब्यूटाइल लिथियम अच्छा बेस होता है। बेस क्या करेगा, देखो एक बात यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी। ये तो एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी दिखा सकता है, लेकिन ये अच्छा बेस भी है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी, कार्बन के ऊपर प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये वाला। अब देखने की बात क्या है, CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी कि सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन चले गए किसके, सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन चले गए, कहाँ से गए ये देखो। अब आपको ये चीज़ नहीं कंसिडर करनी क्योंकि लिथियम मेटल है, तो यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन जो लिथियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं होता, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, कहाँ पे, हम बोलेंगे कार्बन लिथियम के सिग्मा बॉन्ड से गए। जस्ट ए मिनट, हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कार्बन लिथियम के सिग्मा स्टार से गए। अगर उसको आयनिक कंपाउंड कंसीडर कर लेते तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बोलते और फिर कार्बन के नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गए, ऐसा आप बोलते। लेकिन अब क्या है कि ये वाला जो कार्बन लिथियम का बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता। और इसकी वजह से बोलेंगे कि कार्बन लिथियम का जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन लिथियम का जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए हैं, सिग्मा स्टार ऑफ, कहाँ से गए, सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो ये यहाँ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे डायबल एच का स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, इसके ऊपर H डाई आइसोब्यूटिल ग्रुप होता है ये, ठीक है, इस तरह का। अब क्या होता है, इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है, सिंपली आपको अगर क्वेश्चन दे दिया कि ये वाला रिडक्शन हो रहा है, इसमें फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन बताओ। रिएजेंट का काम आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन की लोन पेयर जो होती है इस वाले एल्यूमिनियम के p ऑर्बिटल में जाती है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इनमें बॉन्ड जब बनेगा तो ये वाला हाइड्राइड जो है यहाँ पे अटैक करता है। ये सेकंड स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ऑक्सीजन की जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ऑक्सीजन की नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, कहाँ पे गई, p ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये वाला यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो गया। अब जो मैंने बताया था कि डोनेशन के लिए होमो जो होता है हाई चाहिए एनर्जी में और एक्सेप्टेंस के लिए लूमो लो चाहिए एनर्जी में। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपके पास चॉइस है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल या तो इस वाले पाई ऑर्बिटल पे ऊपर मतलब पाई स्टार में अटैक कर सकता है, या फिर यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो अब आपको देखना क्या पड़ेगा कि किस वाले सेंटर की जो लूमो है वो कम है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, यानी कि इसकी कार्बन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड की सिग्मा स्टार नीचे है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे पाई स्टार है। अगर आप एनर्जी वाइज देखोगे तो नॉन बॉन्डिंग हमारी यहाँ पे है, और नॉन बॉन्डिंग को ही हम मतलब कार्बोकैटायन के केस में उसको p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल बोलेंगे। यहाँ पे आपकी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई स्टार आपकी यहाँ पे आ गई और आपकी ये वाले आपकी आ गई सिग्मा स्टार। तो अगर लूमो देखोगे तो किसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है, ये सिग्मा स्टार हो गया, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये यहाँ पे पाई स्टार हो गया, यानी इसकी एनर्जी उसके नीचे है, और ये जो p ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इन तीनों के कंपैरिजन में यहाँ पे सबसे कम है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेगा, ठीक है, जहाँ पे भी लूमो की एनर्जी कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो कंक्लूजन इन सारी चीज़ों से क्या आता है, जब भी हमें कोई रिएक्शंस करवानी है तो अगर हमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देखना है तो एक तो हमें देखना है कि कौन से वाले न्यूक्लियोफाइल की जो होमो है हाई है एनर्जी में, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की लो है एनर्जी, कौन से वाले इलेक्ट्रोफाइल की एनर्जी लो है एनर्जी में। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से कम हो रहा है, ठीक है। और ये जो एनर्जी डिपेंड होती है इसके डिपेंड होती है एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, और दूसरी बात उसमें पाई बॉन्ड है या फिर सिग्मा बॉन्ड है इसके ऊपर, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर इसकी एनर्जी होती है। तो यहाँ से डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब देखो, जैसे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन बताया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है
इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, लास्ट एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अलग फॉर्म में आया था। अगर जिस बच्चे को स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है उसको अगर पूछा जाए इस वाले कंपाउंड, ये दोनों आइसोमर से सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इन दोनों कन्फर्मेशन में कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, ये अगर पूछेगा तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे क्योंकि हैलोजन है, हैलोजन में अगर आयोडीन को कंसिडर करेंगे तो उसका साइज ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये एक्सियल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ इसका 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा, तो उसको हम इक्विटोरियल रखेंगे। ये जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री सीखोगे तब ये चीज़ सीखोगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, देखो जब ये इसमें जो स्टेबल होता है वो ए वाला कन्फर्मेशन होता है। वो क्यों होता है? देखो यहाँ पे जो कार्बन हेलोजन का सिग्मा बॉन्ड है इसकी सिग्मा स्टार कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली इसके अपोजिट, मतलब यहाँ, और इस वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है इस तरह से, ठीक है, यानी कि इसके सिग्मा स्टार का और इनके नॉन बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल पर कुछ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का कुछ भी यहाँ पे रिलेशन नहीं आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्बन हेलोजन का सिग्मा बॉन्ड है इसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे है, इस वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है इन दो पी ऑर्बिटल्स में है। तो अब आप देख सकते हो ये वाली पी ऑर्बिटल और ये वाली सिग्मा स्टार आपस में पैरेलल है, तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और इसकी वजह से इस वाले कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएगी। पीछे तो मैंने बता दिया, क्या पीछे तो मैंने बोला कि जैसे सिग्मा स्टार में या फिर कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, सिग्मा स्टार या फिर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम हो रही थी, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। फिर आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही? तो स्टेबिलिटी आपको कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के टर्म में नहीं देखनी है, आपको स्टेबिलिटी देखनी है ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसके टर्म में स्टेबिलिटी देखनी है। जब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बनेगा, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को स्टेबिलिटी मिल रही है, इसकी वजह से इस वाले कन्फर्मेशन को स्टेबल बोल रहे हैं। और ये मत सोचो कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कम करते हैं, तब वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बल्कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसकी वजह से इस कन्फर्मेशन को स्टेबल बोलेंगे। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये इन दोनों में कोई भी पी ऑर्बिटल इस वाले सिग्मा स्टार को पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये वाला एक कंसेप्ट होता है, सेम चीज़ आपको, जैसे आपने अमित सर ने IR भी पढ़ा है, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ाई है। अगर सिंगल बॉन्ड क्या हो तो उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, डबल बॉन्ड में थोड़ी ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड में उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। फिर वहाँ पे एस कैरेक्टर आता है, एस कैरेक्टर वाली चीज़ भी हम पढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आपको IR भी इन्वॉल्व करके पूछ सकते हैं। जैसे क्या पूछेंगे, इन दोनों कंपाउंड्स को दे देंगे और पूछेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन की जो IR वैल्यू होगी, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके लिए IR वैल्यू किस कंपाउंड में ज़्यादा होगी। तो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो यहाँ पे उसकी ज़्यादा होगी। इस टर्म में भी आज आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी टर्म में आपको पूछ सकते हैं, सिर्फ आपको अच्छे से उसको मायने में रखना है। जैसे अगर सेम स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम कंसिडर कर ले, आपको मैंने बोल दिया अगर इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और इस वाले कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसमें किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको यहाँ पे भी मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन हेल्प करेगा। किस तरह से देखो, अगर इस वाले कार्बन ऑक्सीजन का ये कार्बन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे। अब इस वाले नाइट्रोजन की जो लोन पेयर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो ये दोनों आपस में बिल्कुल पैरेलल है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है नाइट्रोजन से कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार में होगा। इसकी वजह से होगा क्या, इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, और अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, यानी कि उसकी IR वैल्यू भी कम आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये वाला बॉन्ड वीक हो रहा है यानी कि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, यानी कि हमें पता है जो हम ये देखते हैं डाइपोल मोमेंट देखते हैं, म्यू इज इक्वल टू डी इंटू क्यू। अब डी क्या होता है, डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जिसको बोलेंगे, और क्यू होता है चार्ज। हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस है, चार्ज सेपरेशन तो होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी यहाँ पे। जब ये नाइट्रोजन यहाँ पे सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाल लेगा तो
बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ में बढ़ेगा तो उसकी पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है तो पोलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो कंपेरेटिवली हमें क्या समझ में आ गया, ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो वीक हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसकी जो सिग्मा स्टार है वो बिल्कुल नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है। और हमने क्या देखा है, अगर मोलिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर होना है इस तरह से, तो जो 2 ऑर्बिटल होगी सिग्मा स्टार और इलेक्ट्रॉन देने वाली कोई भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो पैरेलल होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ से पोलैरिटी पूछ सकता है, आयर वैल्यू पूछ सकता है, या फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ सकता है डायरेक्टली। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये वाले 2 पॉइंट हो गए, एनोमेरिक इफेक्ट और होमो-लूमो इंटरेक्शन, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि होमो की एनर्जी हाई होनी चाहिए, लूमो की एनर्जी लो होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो होमो हाई चाहिए एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो लूमो चाहिए लो इन एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करती है जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं किसी भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के। और जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड होती है। जितनी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी उसकी एनर्जी होगी, वो कम होगी, उसकी होमो उतनी ही कम होगी। देखो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा, डोनर एबिलिटी एंड एस कैरेक्टर। जैसे कि आपके पास अगर डाउट आपको आ गया कि हमारे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, C डबल बॉन्ड N है, इसके ऊपर H है, इनके पास हमें पता है नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है और एक हमारा CnH2। अब अगर मैं बोल दूँ मैंने यहाँ पे एसिड डाल दिया तो इन तीनों में प्रोटोनेशन किसका होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें डिसाइड करने के लिए कौन हेल्प करता है, एस कैरेक्टर, डोनर एबिलिटी। जो डोनर एबिलिटी होती है, एक बात समझो पहले, डोनर एबिलिटी क्या है। जैसे ये वाला नाइट्रोजन लोन पेयर का अटैक करके H+ को ले रहा है, H+ को ले रहा है यानी कि अपनी लोन पेयर उसको दे रहा है, कुछ लेना है तो कुछ देना तो पड़ेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे H+ को ले रहा है यानी कि खुद की लोन पेयर दे रहा है, तो डोनर एबिलिटी यहाँ पे देखनी पड़ेगी। डोनर एबिलिटी किस तरह से देखेंगे, एस कैरेक्टर से देखेंगे। सिमिलरली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर प्रोटोनेशन करवाना है इन तीनों पाई बॉन्ड्स में, तो इन तीनों में किसका होगा, तो वो भी डिसाइड होगा कहाँ से, एस कैरेक्टर से। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास और एक एग्जांपल है। इन चीज़ों मैं पहले आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पता है ये वाला नाइट्रोजन जो है इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करता है और इसमें जो है इस वाले बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम निकालेंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो 2 CH3 ग्रुप्स होते हैं इनका एनवायरनमेंट अलग है, आपने पढ़ा है। अगर 2 ग्रुप्स का एनवायरनमेंट अलग है तो 1H NMR में वो सिग्नल अलग देते हैं। जैसे यहाँ के प्रोटॉन्स और यहाँ के प्रोटॉन्स अलग सिग्नल देंगे क्योंकि वो डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे, उनका एनवायरनमेंट अलग होगा। अब ये क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, लेकिन मतलब यहाँ के मिथिल ग्रुप और यहाँ के मिथिल ग्रुप C13 NMR में भी अलग सिग्नल देंगे, 1H NMR में वो प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे। कब, जब कम टेम्परेचर हो, क्योंकि ये वाला जो डोनेशन है ना वो कम टेम्परेचर पे होता है, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है डबल बॉन्ड के अराउंड वो कम टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर पे ये रोटेशन होता रहेगा, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम रहेगा। एक चीज़ है यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एचेस है इनका एनवायरनमेंट सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली IR में आपने पढ़ा है, जैसे जैसे यहाँ पे जो रिंग की साइज डिक्रीज कर रही है तो इस वाले एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की आप देख सकते हो IR वैल्यूज इंक्रीज कर रही है। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो नॉर्मल IR वैल्यू होती है इस वाले रेंज में होती है, जिस तरह से आप रिंग की साइज डिक्रीज करते जाओगे तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, IR वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ से देखो आप, और एक प्रिडिक्शन आपको निकालना है यहाँ से। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 180, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 120 और यहाँ पे 109 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, यहाँ पे sp2 होता है और यहाँ पे sp होता है। इतनी तो बात क्लियर है। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पे sp यानी कि 50% s कैरेक्टर होगा, 50% p, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा 33% और यहाँ पे 25%। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है उस एस कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एस कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल।
ठीक है। अब एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि एस कैरेक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल थीटा बोल सकते हैं हम। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से किस तरह से इक्वेशन आ सकते हैं। पहली बात देखो, अब हमें पता है कि जो सर्कल होता है हमारा, जो सर्कल होता है यहाँ पे हमारा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आपको मैंने बता दिया कि एस कैरेक्टर और डोनरेबिलिटी किस तरह से है, तो पहले वो वाली चीज़ क्लियर करवा देता हूँ। जैसे देखो, ये वाला कोई भी एटम है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये वाली फर्स्ट एस ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, और यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप कंपेयर करोगे तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में है, यानी कि इन वाले न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ये वाले एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन अगर बाहर देने हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसका अट्रैक्शन इस पर ज़्यादा है, लेकिन पी के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली नहीं दिए जा सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में होता है। और ये जो सारे डबल बॉन्ड्स वगैरह बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं, यानी कि कोई भी एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइन होकर अगर एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 50% एस कैरेक्टर है, यानी कि क्या है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्ड में वो एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के पास में लाई कर रही है। क्योंकि एस कैरेक्टर क्या बोलते हैं हम, एस ऑर्बिटल जो होती है उसके इलेक्ट्रॉन बाहर दिए नहीं जाते, और एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास लाई कर रही है, यानी कि एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बाहर नहीं दी जाएगी वो, ठीक है, वो बाहर नहीं दी जाएगी। वही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यस कैरेक्टर जो होगा, यस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डोनर एबिलिटी के। जितना ज़्यादा यस कैरेक्टर उतनी डोनर एबिलिटी उसकी कम रहेगी, क्योंकि एस कैरेक्टर का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटल लाई कर रही है वो न्यूक्लियस के पास में है, बाहर इजीली हम दे नहीं सकते, वहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, और एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि इन चारों स्पेसिस में अगर हमें डोनर एबिलिटी देखनी है, मैंने यहाँ पे एसिड डाल दिया है H+, तो H+ को कौन सी स्पेसिस जल्दी लेगी, तो हमें डोनर एबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि H+ अगर लेना है तो लोन पेयर देनी है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया, जैसे आप देख सकते हो सर्कल जो होता है हमारा 360 का होता है, ठीक है, 360 का होता है। अगर यहाँ पे मैं ये सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो अंदर का बॉन्ड एंगल जो ट्रायंगल होता है हमारा, उसका अंदर का बॉन्ड एंगल कितना होता है 60 डिग्री, और अगर यहाँ पे 60 है यानी कि बाहर कितना बचा है, टोटल 360 में से 300 बचा है, तो यहाँ पे इस साइड में होगा 150 एंगल और इस साइड में होगा 150 एंगल। सिमिलरली यहाँ पे अंदर कितना है 90, अगर यहाँ पे 90 है तो जो बचा है 270, उसमें से यहाँ पे होगा 135, यहाँ पे होगा 135। सिमिलरली यहाँ पे अंदर कितना होगा 108 होता है अंदर बॉन्ड एंगल 5 मेंबर रिंग में, तो जो बाकी का बचा है उसमें से हाफ यानी कि यहाँ पे होगा 126 और यहाँ पे होगा 126। सिमिलरली यहाँ पे 120 120 120, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे अंदर का बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो बाहर का बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, और हमने देखा है जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, क्योंकि एस पी हाइब्रिडेशन में 180 डिग्री एंगल होता है तो वहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होता था ना। उसी तरह से क्योंकि यहाँ पे 150, यहाँ पे 135, 126 कंपेरेटिवली यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है बाहर का, यानी कि एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, और हमने देखा एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो डोनर एबिलिटी उसकी कम रहेगी। इसकी वजह से ही जब भी इस वाले प्रोटॉन को लेने की बात आएगी, क्योंकि इसकी जो है डोनर एबिलिटी ज़्यादा है, एस कैरेक्टर इसका कम है, तो ये वाला इसको पहले ले लेगा, यानी कि जो डोनर एबिलिटी रहेगी वो ऑर्डर किस तरह से होगी, इस तरह से, ठीक है, सिंपल बात है। उसी तरह से एस कैरेक्टर जो होता है बॉन्ड लेंथ के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पे देखो एस कैरेक्टर ज़्यादा था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट है, और अगर शॉर्ट बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिंपल बात है। यानी कि एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ेगा डोनर एबिलिटी उसकी कम होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो शॉर्ट होगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी वजह से ही IR वैल्यू ज़्यादा आएगी। और यही रीज़न था क्योंकि यहाँ पे जो IR वैल्यू है इस हिसाब से दी है, क्योंकि यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली IR में ज़्यादा वैल्यू देगा। और इस डायरेक्शन में जैसे ही बाहर का जो बॉन्ड एंगल है ये कम होता जाएगा, बाहर का बॉन्ड एंगल, उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और इसकी वजह से ही यहाँ पे हमारी जो
हायर वैल्यू है वो कम आ रही है। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अब इसी क्वेश्चन में आपको और क्या पूछ सकते हैं, जैसे हमने देखा इस डायरेक्शन में हमारा कार्बन ऑक्सीजन की जो है वो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, इस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको स्ट्रेंथ पूछ लेंगे, लेंथ के ऑर्डर पूछ लेंगे। ठीक है, हमें पता है इस वाले कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। स्ट्रेंथ हमें पता है इसकी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद दिस वन। अब यहाँ से आपको पोलैरिटी भी पूछ सकते हैं। पोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू डी इंटू क्यू। अब क्यू क्या है, चार्ज। यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन ऑक्सीजन है, यानी कि सारी जगह पे कार्बन ऑक्सीजन है। हमें पता है कार्बन कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, यानी कि चार्जेस जो होंगे इस तरह से होंगे। अब चार्जेस तो सारी जगह पे सेम है, यानी कि ये वाला फैक्टर हमारा चला गया। अब जो पोलैरिटी डिपेंड करेगी किस पे करेगी, बॉन्ड लेंथ के ऊपर। इस डायरेक्शन में जैसे जा रहे हो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, यानी कि उसकी पोलैरिटी भी बढ़ेगी, यानी कि ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ज़्यादा पोलर होगा इन कंपैरिजन विद दिस वन। ठीक है, पोलैरिटी पूछेंगे, स्ट्रेंथ पूछेंगे, आपको बॉन्ड एंगल पूछेंगे, लेंथ भी पूछ सकते हैं। इस तरह से एक ही कॉन्सेप्ट जो है आपको अलग अलग तरह से पूछते हैं, एक ही एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको पूछ सकते हैं। अब अगर हमें इन दोनों में बेसिसिटी देखनी है, बेसिस जनरली क्या करते हैं, एसिड को लेते हैं, H+ को लेते हैं। ये नाइट्रोजन क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नाइट्रोजन क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें एस कैरेक्टर कंपेरेटिवली कम है, तो ये लोन पेयर बाहर जा सकता है, H+ को ले सकता है। लेकिन वही बात यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण यहाँ पे एस कैरेक्टर क्योंकि ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली डोनरेबिलिटी कम रहेगी, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास लाई कर दी, तो ये H+ को ईजिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दी जाएगी। मतलब ये भी एक बेस है, लेकिन कंपेरेटिव टू जो प्रोटॉन की लोन पेयर की जो डोनरेबिलिटी है वो इसकी ज़्यादा है। ठीक है, सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कवर हो गए, किस किस हिसाब से आपको पूछी जा सकती है एस कैरेक्टर और डोनरेबिलिटी। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था, जैसे हमने देखा कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद 6 मेंबर्ड या फिर 5 मेंबर्ड रिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है, अंदर 60 डिग्री है, यानी कि बाहर यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, इसको जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे बाहर बॉन्ड एंगल कितना है 150। और अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद दिस, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा क्योंकि यहाँ पे इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर ये कॉन्जुगेट भी होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 होगा। अगर कॉन्जुगेट हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आ रहा है तो 120 होगा, या फिर टेट्राहेड्रल रहेगा तो 109 होगा। लेकिन यहाँ पे 150 बॉन्ड एंगल है, तो आप देख सकते हो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इस वाले स्पेसिस के नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये जो लोन पेयर है इजीली इस साइड में नहीं जाएगी। और अगर इजीली नहीं जाएगी तो इस वाले बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, इस वाले बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे रोटेशन होता रहेगा, जो कि यहाँ पे कम टेम्परेचर पे रोटेशन पॉसिबल नहीं था, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, दो कार्बन का एनवायरनमेंट सेम था। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड रोटेट होता रहेगा, तो इसकी वजह से ये वाले कार्बन का और ये वाले कार्बन का एनवायरनमेंट सेम रहेगा। आपको इस हिसाब से भी पूछ सकता है ये। ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक्सेप्टर एबिलिटी देखनी है। मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो किस पे डिपेंड होगी, जितनी एनर्जी लूमो की कम होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो लूमो की एनर्जी कम होनी चाहिए। और मैंने दूसरी एक बात बताई थी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है स्पेसिस के एटम की, उसकी उतनी एनर्जी कम होती है, यानी कि लूमो की एनर्जी भी कम होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, अगर इन दोनों में देखोगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की जो लूमो है, ये जो पाई बॉन्ड है, इसकी पाई स्टार कम होगी नहीं एनर्जी में इन कंपैरिजन विद कार्बन नाइट्रोजन जो पाई बॉन्ड है उसकी पाई स्टार। तो इन दोनों में अगर देखोगे तो क्योंकि लूमो की एनर्जी इसके ज़्यादा है, तो कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है उसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ईजिली जाएंगे, यानी कि इन दोनों में अगर देखोगे तो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हो, पहले इसमें और इसमें कंपेयर करो, यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन है, यहाँ पे प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम थी, अब इस पर चार्ज आने की वजह से, प्रोटोनेशन होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ गई, यानी कि इसके लूमो की एनर्जी और भी कम हो गई। यानी कि इस वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे जो प्रोटोनेटेड स्पेसीज है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि उनकी लूमो की एनर्जी और भी नीचे लाई कर रही है, यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी के ऑर्डर इस तरह से होगी।
ठीक है, क्योंकि प्रोटोनेटेड स्पेसिस है। और इसका ही रीज़न होता है जो रिएक्शंस में हम एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो क्या करता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन को या फिर इस वाले इमाइन नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करता है और यहाँ से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। हम जो क्या बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज़ करता है यानी कि क्या करता है, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये जो लूमो की एनर्जी है ना, इसको कम कर देता है ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका रीज़न क्या है, जैसे देखो आप पहले स्लाइड में मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, इनकी एनर्जी ज़्यादा थी और वो बाद में कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। कोई भी स्पेसिस स्टेबल होना चाहती है, इस वाले अब इनकी एनर्जी कम थी, इसकी थी ज़्यादा, तो ये भी चाहेगा ना कि खुद की एनर्जी कम करे, स्टेबलाइज हो जाए। तो ये अपनी एनर्जी कम करवाने के लिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसी इनकी एनर्जी कम है उसी तरह से ये वाला भी अपनी एनर्जी कम करवाना चाहता है और इसका ही रीज़न होता है वो अटैक करके दूसरे स्पेसिस के लूमो में जाता है, खुद की एनर्जी कम कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो एसिड कैटलिस्ट यूज़ करके हम जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाते हैं, बेसिकली हम ये वाली लूमो की एनर्जी कम करवा दें ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आके अपनी एनर्जी कम करवा सके। सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पे कार्बन कार्बन का है, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन। हमने देखा है कार्बन ऑक्सीजन जो है इसकी पाई स्टार की एनर्जी कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी रहेगी, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल का हमें यहाँ पे अटैक करना है तो इसकी ज़्यादा रहेगी, बाद में इसकी और लास्ट में इसकी। और अगर हम प्रोटोनेशन करवाने की बात करेंगे तो पहले प्रोटोनेशन किसका होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा, अगर लोन पेयर की बात करें तो इसका होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है, नॉन बॉन्डिंग ईजिली दिए जाते हैं क्योंकि नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी हमने ज़्यादा दिखाई थी, जो हम दिखाते ना सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा पाई स्टार और सिग्मा स्टार, तो कंपेरेटिव टू यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और नॉन बॉन्डिंग है, तो नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है यानी कि होमो की एनर्जी ज़्यादा है। तो प्रोटोनेशन अगर करवाएंगे यहाँ पे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्योंकि कम है तो इसकी होमो जो होगी ज़्यादा होगी एनर्जी में इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इसका प्रोटोनेशन पहले होगा और बाद में इसका और लास्ट में इसका होगा क्योंकि इनके पास लोन पेयर थी यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे और इसके पास है पाई बॉन्ड यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो होमो की एनर्जी तो ज़्यादा इनकी है ना, इनकी है इन दोनों की, और इन दोनों में कंपैरेटिवली इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरेटिव में कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऊपर लाई करेंगे तो ईजिली प्रोटॉन को दिए जाएंगे। ये चीज़ होती है यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है, देखो इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बेसिकली जो हम डोनर एबिलिटी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्पेसिस अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पेसिस को देते हैं, इसको ही बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड किसकी होती है, देखो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डिपेंड होती है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेबिलिटी के, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। जैसे मैंने बोला था अगर आपके पास NH2 है और यहाँ पे OH है तो इन दोनों में से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, NH2 है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, उसकी एनर्जी, इसकी जो होमो है एनर्जी में ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये अपनी लोन पेयर इजीली दे देगा। डोनर एबिलिटी ज़्यादा है यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई। पोलराइजेबिलिटी क्या है, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल, इसकी साइज़ इतनी है और दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी साइज़ इतनी है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कम है इन कंपैरिजन विद दिस डिस्टेंस, तो यहाँ से इस वाले न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन रहेगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसका कम होगा। और अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते इजीली क्योंकि अंदर से अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, अंदर से उसको इतना अट्रैक्शन मिल रहा है तो बाहर क्यों जाएगा वो। लेकिन वो बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि साइज ज़्यादा है तो इनका डिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि ये वाला न्यूक्लियस इन पे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। तो जब भी बाहर से यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल कोई पास में आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े से इस वाले इलेक्ट्रोफाइल की साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे यानी कि ये वाला साइज़ बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव निगेटिव ये जो साइज चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा दूर, इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे
पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी आ रही है। तो साइज जितनी ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से उस पर कम रहेगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगी। यही बात हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में सेलेनियम नीचे लाई करता है, उसके ऊपर सल्फर, उसके ऊपर ऑक्सीजन। सेलेनियम का साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन रहेगा आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे सेलेनियम में कम रहेगा, तो सेलेनियम अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सेलेनियम की ज़्यादा, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि उसकी होमो जो है उसकी एनर्जी कम है, होमो की एनर्जी कम है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ये वाली स्पेसिस लेस न्यूक्लियोफिलिक है। यहाँ पे भी देखते हो पीरियोडिक टेबल में आयोडीन सबसे नीचे लाई करता है और फ्लोरीन यहाँ पे उसके पीरियड में सबसे ऊपर। तो आयोडीन की साइज ज़्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। पोलराइजेबिलिटी हमने देखा, अगर साइज ज़्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, ये आएगा लास्ट में फ्लोरीन, और ये ऑर्डर जैसे कि यहाँ पे आयोडीन, बाद में ब्रोमीन, बाद में क्लोरीन और बाद में फ्लोरीन। तो इस तरह से होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब हम कंफ्यूज किस चीज़ में हो जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो हमारी बेसिसिटी। तो आप देख सकते हो आपके पास ये वाली एक स्पेसीज है OH माइनस और दूसरी स्पेसीज है आपके पास O माइनस। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ये। अब आपको अगर इस वाले स्पेसीज के ऊपर इसकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है, देखो यहाँ पे Cl है, तो ये वाला क्या करेगा, इसके पास चॉइस है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को भी निकाल सकता है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे अटैक करके क्या देगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है ना इस तरह से। तो ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये लेस स्टेरिकली लेस बल्कि है। लेकिन ये वाला जो है स्टेरिकली ज़्यादा हिंडर्ड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करके इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो ये क्या करेगा, जहाँ से भी उसको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा तो इस वाले स्मॉल प्रोटॉन को निकालेगा। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो बेस होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है प्रोटॉन के टुवर्ड्स, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होता है। और मेन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं स्टेरिक सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है। तो यहाँ पे घुस के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, बल्कि इस वाले प्रोटॉन को निकालेगा। यानी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो स्टेरिकली सेंसिटिव होते हैं। ये वाला एक हो गया। इसके बाद अब देखो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ये ज़रूरी है हमारे जीओसी में इसके हिसाब से। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे आप देख लो यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप है R, मैंने CH3 लिख दिया। तो मेरे को क्या बताना है आपको, यहाँ पे इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड एटम सेम है, तो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पे कंसिडर करो R मतलब CH3 है, यहाँ पे कार्बन है और ये वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कंपैरेटिवली बीच में रह रहे थे, दोनों में सेम डिस्टेंस में रह रहे थे, वो अब यहाँ पे होंगे, इस वाले ऑक्सीजन के साइड में आएंगे। थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साइड में खींच लेगा इस वाला ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड में लाई करेंगे नाइट्रोजन के साइड में, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू खींच रहा है, जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, बॉन्ड के थ्रू। और ये जो अपनी तरफ खींच रहा है इसको बोलेंगे -I। और अगर ये वाले जो CH3 ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप जो होता है, ये अपना +I इफेक्ट लगा देते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो लगाएंगे +I। और बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन विदाउट कॉन्जुगेशन वाला होता है मेसोमेरिक, उसको डिस्कस करेंगे। सिंपली बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन जो खींचते हैं वो लगाते हैं -I, और जो देते हैं लगाते हैं +I। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था उसको हमने इंडक्टिव बोला। अब यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तो वो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। लेकिन ये वाली लोन पेयर है, जब भी कॉन्जुगेशन आएगा तो इस तरह से कॉन्जुगेट होगी, तो जो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको बोलेंगे +M, मेसोमेरिक, प्लस मेसोमेरिक। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींचेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इधर खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, यानी कि ये रेजोनेंस के थ्रू अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है।
ठीक है। यहाँ पे इस वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो माइनस आई से लेगा, लेकिन ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के थ्रू वो ले रहा है, इसको बोलेंगे माइनस आई। अब मैं ये शॉर्ट में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका ज़रूरत जो है इसकी आपको एसिडिटी और बेसिसिटी में आएगी, और जीओसी का मेन पार्ट ये है एसिडिटी और बेसिसिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखो ये वाला कार्बोकैटायन है, यानी कि यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है इस तरह की, तो ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले इसमें डाल देता है और उसको स्टेबलाइज करता है। यानी कि किसी भी कार्बोकैटायन के पास में अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, उसको स्टेबलाइजेशन करेगा, और इसकी वजह से ही हम बोलते हैं जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, जो टर्शियरी कार्बोकैटायन हो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है जो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल सकते हैं। सिंपल है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। मेसोमेरिक प्लस एम माइनस एम हो गया, और इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई। अब इसका यूज़ आपको एसिडिटी में किस तरह से होना है देख लो। ये वाला यहाँ पे देखो, ये वाला sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। हमने बोला sp हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोन्यूट्री ज़्यादा है, तो ये इस वाले बॉन्ड के थ्रू माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट समझाना है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है इस हिसाब से देखो, तो माइनस आई लगा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी कि इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करता है, लेकिन जो कार्बेनियन होगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक खींचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही थी, उसको अगर खींचेगा तो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, कार्बोनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। अब आओ यहाँ पे देखो, ये वाले CH ग्रुप मैंने बोला कि बॉन्ड के थ्रू प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, इसको इधर से इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, यानी कि कार्बोकैटायन जो होता है इसको प्लस आई इफेक्ट स्टेबल करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही कार्बोनियन के पास, उधर से प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मिल रही है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो कार्बोनायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। कंपेरेटिवली ध्यान में रखो, कार्बोकैटायन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसको माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा। कार्बोनाइन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है उसको माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा और प्लस आई इफेक्ट उसको डिस्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली मेसोमेरिक के बारे में भी आपको अब समझ में आएगा। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्सीजन यहाँ से अपनी लोन पेयर इधर अगर दे रहा है तो इसको और भी ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि प्लस एम इफेक्ट जो है कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन सॉरी जो प्लस एम इफेक्ट है यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ पे दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो डिफिशिएंट है उसको दे रहा है, यानी कि इसको स्टेबलाइजेशन दे रहा है, यानी कि प्लस एम इफेक्ट कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है। और यहाँ पे आप देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींचेगा रेजोनेंस के थ्रू, यानी कि माइनस एम लगाएगा, और अगर ये कार्बोकैटायन पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि प्लस एम इफेक्ट कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है, माइनस एम इफेक्ट कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करता है। ऊपर हमने वो चीज़ डिस्कस कर ली इंडक्टिव के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बोनायन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला ऑक्सीजन और भी इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो जो हमारा प्लस एम इफेक्ट है वो कार्बोनायन को डिस्टेबलाइज करता है, और माइनस एम इफेक्ट इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके इसको स्टेबलाइज करता है। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली जो कार्बोनायन वाले केसेस है वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एसिडिटी में हम क्या पढ़ते हैं, जो प्रोटॉन एसिड जो होता है प्रोटॉन देगा तो एक उसका कॉन्जुगेट बनाएगा, कॉन्जुगेट आयनाइन बनाएगा, यानी कि कार्बोनायन बनाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो आपको ये वाले फैक्टर ध्यान में रखने हैं जो भी कार्बोनायन को स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज किस तरह से करते हैं। और ये होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के इसको स्टेबल कर रहा है। सिमिलरली कार्बन सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के वो इसको स्टेबलाइज कर सकता है। ये होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसकी वजह से ही हम बोलते हैं जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा उसका स्टेबल वो इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा क्या होता है एसिडिटी का।
एसिडिटी, पीके वैल्यू और बेसिसिटी, इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन फिक्स पूछते हैं। कभी कभार ही ऐसा होगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन फिक्स आता है। तो बेसिकली देखो क्या होता है, मैं अगर बोल दूँ ये HA कोई भी एक स्पेसीज है, तो एसिड किसको बोलते हैं, जो स्पेसीज H+ आयन देती है दूसरों को, लूज करती है, उसको हम बोलेंगे एसिड। अगर H+ दे दिया तो इसके साथ जो A था इसका एनायन बनेगा, ठीक है। एक स्पेसीज ने H+ दे दिया तो एनायन बनेगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो भी स्पेसीज ज़्यादा H+ आयन लूज करेगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो अब हमें पता है कि कोई भी स्पेसीज स्टेबल होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन भी अगर हायर ऑर्बिटल में है तो भी वो लोअर ऑर्बिटल में आना चाहते हैं खुद की एनर्जी कम करके। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है, यानी कि हर कोई रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। अब ये वाली स्पेसीज H+ को ईजिली कब छोड़ेगी, जब ये वाला स्टेबल हो। अगर इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है तो ये इजीली छोड़ेंगे ना। तो एसिडिटी बेसिकली एबिलिटी है, ज़्यादा मतलब प्रोटॉन देने की एबिलिटी है, जो ज़्यादा प्रोटॉन देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और प्रोटॉन देने की एबिलिटी डिपेंड करेगी इस वाले कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के ऊपर। जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उस पे से ज़्यादा एसिडिक होगी, वो एनायन अगर अनस्टेबल है तो वो वहाँ पे कम एसिडिक होगी। और इसकी वजह से ही हम क्या देखते हैं, जो हमारा pH होता है वो क्या होता है, एक्चुअली pH स्केल होता है जो एसिडिटी देखने का। अगर 0 to 7 pH, 0 to 6 अगर pH हो तो एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 to 14 है तो वो बेसिक है। तो इसकी वजह से हमने देखा जितना ज़्यादा H+ आयन लूज करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और pH कम होने पे हम ज़्यादा एसिडिक बोलते हैं, क्योंकि ये pH = -log(H+) होता है, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन जो हो रही थी जिसमें इसका डिसोसिएशन हो रहा था, इसका डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट होता है Ka। अगर ये वाला ज़्यादा है यानी कि H+ आयन यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, ये ज़्यादा है तो एसिडिटी ज़्यादा है, और यहाँ से आती है pK वैल्यू। कोई भी स्पेसिस को स्ट्रॉन्ग एसिड कहने के लिए हमने बोला कि ये इजीली H+ छोड़ना चाहिए, मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो क्या देख लिया यहाँ पे, जितना ज़्यादा ये H+ लूज करेगा यानी कि जितना ज़्यादा डिसोशिएट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके लिए इसका मतलब क्या है, K जो है ज़्यादा है, ठीक है। ये pH तो बेसिकली स्केल होता है, जितना pH कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। इस K से जो है आता है हमारा pK। यहाँ पे pK आपको समझ लेना है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना pK कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि pK होता है हमारा pK = -log(K). ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसका नेगेटिव लॉगरिथम होता है। अब हमने बोला ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि डिसोसिएशन जितना ज़्यादा हो रहा है H+ आयन उतने ही ज़्यादा मिल रहे हैं, तो K जितना ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और K जितना ज़्यादा होगा तो नेगेटिव लॉगरिथम होने के कारण pK वैल्यू उसकी कम होगी। तो बेसिकली बात क्या आती है, pK वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको एक बात आपको लिख के लेनी है कि pK जो होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। बेसिकली क्या होता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमें pK वैल्यू अगर पूछ ले तो हम एसिडिटी के ऑर्डर निकाल लेते हैं और वही लगा लेते हैं। बाद में हमें ये दिमाग में नहीं आता कि एसिडिटी के ऑर्डर निकाल लिए, लेकिन pK वैल्यू की ऑर्डर जो होगी इसके अपोजिट होगी। तो ये वाला रिलेशन जब भी आपको एसिडिटी वाला क्वेश्चन आ जाए, पहले आप जब रफ काम कर रहे हो तो वहाँ पे लिख लो कि pK डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिसिटी के। तो अब यहाँ से हमने क्या बात पढ़ी, H+ आयन जो स्पेसिस लूज करेगी वो एसिड होगी, ज़्यादा H+ लूज करेगा वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इस वाले H+ आयन लूज करने के बाद जो भी स्पेसिस यहाँ पे स्टेबल कार्बन आयन देगी वो इजीली H+ को लूज करेंगे, यानी कि वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। तब इन चारों कंपाउंड्स में अगर मैं आपको बोल दूँ कि एसिडिटी का ऑर्डर बता दो तो किस तरह से ऑर्डर होगा। अब आपको यहाँ पे आपके इफेक्ट्स भी लगाने हैं और आपको देखना है कि स्टेबिलिटी किस तरह से, ठीक है। मैं बोल देता हूँ ये सारे एसिड से इन्होंने अपना H+ लूज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसका H+ चला गया, इसका भी और इसका भी। अब H+ चला जाने के बाद यहाँ पे जो एनाइंस बन रहे हैं, ठीक है, जो एनाइंस बन रहे हैं इनकी अब स्टेबिलिटी देखनी है हमें। यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसका माइनस। अब स्टेबिलिटी देखोगे तो एक बात तो हमने पढ़ी कि जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, यानी कि ये कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर से इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, यानी कि कौन सा इफेक्ट होगा, ये +m इफेक्ट हो गया। और +m इफेक्ट होता है वो कार्बन आयन को, यानी भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टेबलाइज करता है। यहाँ पे +m लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी कॉन्जुगेट कर सकता है,
सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे कॉन्जुगेट करेगा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस m लग रहा है जो अगेन यहाँ पे इस वाले एनायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देख सकते हो ना प्लस, कौन सा कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ अगर माइनस आई इफेक्ट है तो इस वाले sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का यहाँ पे माइनस आई है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला भी माइनस आई है और यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन का भी माइनस आई है, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन कराई यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन नहीं होता, यानी कि मेटा पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, तो मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता, या वहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लगेगा, यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन का माइनस आई लगेगा, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये हमने पढ़ा है। अब ये डिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ पे जो माइनस आई होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा इन कंपैरिजन विद दिस और दिस। यहाँ पे भी अगेन माइनस आई होगा, ठीक है, इस वाले बॉन्ड के थ्रू कॉन्जुगेशन तो वो कर रहा है, लेकिन इस वाले बॉन्ड के थ्रू अपना माइनस आई इफेक्ट भी लगा सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या समझ में आ गया, यहाँ पे प्लस m इन दोनों में है, यानी कि ये दोनों सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे फिर भी माइनस आई थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही माइनस आई कम लग रहा है। तो सबसे अनस्टेबल कौन हो गया, यहाँ पे ये वाली स्पीशीज सबसे अनस्टेबल होगी, यानी कि ये जो एसिड था ये सबसे वीक एसिड है, तो जो हमारा डी है ये तो सबसे पीछे चला गया। इसके बाद ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस एम डिस्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आई फिर भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन प्लस एम तो डिस्टेबलाइज कर रहा है ना। और मैंने जो आपको इफेक्ट्स पढ़ाए वहाँ पे आपको ये बताना भूल गया मैं कि अगर आपको इफेक्ट्स देखने हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि मेसोमेरिक को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है, बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, बाद में इंडक्टिव। जैसे आप बोलोगे कि माइनस आई तो चारों में लग रहा था, फिर आपने माइनस आई से क्यों नहीं देखा, वैसे भी माइनस आई यहाँ पे कॉमन था, लेकिन प्रायोरिटी आपको मेसोमेरिक को देनी है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ये बात आपको ध्यान में लेनी है। ये दोनों तो डिस्टेबलाइज हो गया, यानी कि डी आ गया, उसके बाद यहाँ पे बी आ गया। इसके बाद अगर आप ए और सी में देखोगे तो यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन का माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इस वाले sp2 हाइब्रिडाइज का है, यानी कि सी सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया हमारे यहाँ पे, और उसके बाद ए। तो ये वाला हमारे यहाँ पे ऑर्डर रहेगा। इस तरह से इफेक्ट से हमने देखा। दूसरी एक बात, अगर सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे लगा के ऑर्डर निकाल रहे हो तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि जो इफेक्ट के थ्रू आप ऑर्डर निकालोगे, ठीक है, जो इफेक्ट के थ्रू आप ऑर्डर निकालोगे वो किस तरह की होगी, क्योंकि ये यहाँ पे नाइट्रो क्या करेगा, नाइट्रो का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एक ही ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इस तरह से कॉन्जुगेट होके आ सकती है ना यहाँ पे O माइनस की तरफ, मतलब यहाँ पे माइनस m लगा रहा है। हमने बोला है माइनस m कार्बन आयन को या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, माइनस आई लगा रहा है। ऊपर से ये पास में है तो माइनस आई भी लगा रहा है, दोनों स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। यहाँ पे इसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बोला है कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ये लगाएगा माइनस आई, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। यहाँ पे जो है अनाइन जो बन रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से कॉन्जुगेट होके इस वाले नाइट्रो ग्रुप में कॉन्जुगेट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे भी माइनस m लग रहा है, लेकिन जो माइनस आई लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्योंकि स्टेबलाइजेशन है तो आप बोलोगे कि A सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद वहाँ पे माइनस m लग रहा है, यानी कि D, उसके बाद बोलोगे आप C, उसके बाद B। लेकिन ये वाला ऑर्डर जो है इसमें इन दोनों का ऑर्डर जो है वो गलत हो जाएगा, A और D का, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ए बाकी की तो सी और बी की ऑर्डर एज इट इज रहेगा, ए और बी में अल्टरनेशन होके इसका ऑर्डर किस तरह का आएगा, डी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद बी। अब मैं डी को एसिडिक बोल रहा हूँ और इसको कम क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। अगर 6 मेंबर रिंग के थ्रू वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो इस वाले H+ को ईजिली बाहर
लूज नहीं करेगा और इसकी वजह से इसकी एसिडिटी जो है कंपेरेटिवली इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगी, क्योंकि H+ यहाँ पे बाउंडेड है, बाहर नहीं जाएगा। इसकी वजह से ऑर्डर जो है इस तरह का आएगा। बाकी का जो है यहाँ पे -m लग रहा था, इसकी वजह से ये इन दोनों के कंपैरिजन में तो स्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे इन दोनों में A और D में अल्टर हो रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि 6 मेंबर के थ्रू अगर वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो H+ इजीली बाहर नहीं जाएगा। एक तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एग्जाम्पल देख लिया, दूसरा हमने ये देख लिया सिंपल जो +m -m के ऊपर जो डिपेंडेंट था। सिंपली आपको जो कार्बन आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है यहाँ पे H+ जाने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने वाले हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो है आने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, बेसिकली इन नेगेटिव चार्जेस की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, ये वाला ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बेसिकली इनका मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, एक ही कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे ड्रॉ करके ये किस तरह से है एनायन ये। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो बन गया है H+ आयन छोड़ने के बाद, ये यहाँ पे डीलोकलाइज होके इस पे स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से पीछे से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए तो क्या करेगा, यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और इसमें कंपटीशन बन जाएगा और इसको कम स्टेबलाइजेशन मिलेगा। कब, जब पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। तो अब हमें देखना क्या है कि बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन दे रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो आप बोलोगे कि इसको +m इफेक्ट से ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे ये भी यहाँ पे +m इफेक्ट से डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के वहाँ पे कंपटीशन कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट लगा रहा है, तो ये स्टेबलाइज कर सकता है, इसमें कोई भी नहीं है। तो इसके साथ आप ऑर्डर क्या निकालोगे, इसको सबसे ज़्यादा, क्योंकि -I इसमें कोई भी नहीं है तो C को सबसे ज़्यादा बोलोगे, उसके बाद A को बोलोगे, उसके बाद बोलोगे इन दोनों में कौन से, B और D में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आप बोलोगे यहाँ पे +m भी है लेकिन -I तो है, यहाँ पे -I भी कम है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे B को डाल दोगे, बाद में D। लेकिन ये ऑर्डर आपका गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किस तरह से मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ठीक है, आप कंसिडर कर लो कि ये जो है हमारा यहाँ पे OCH3 ग्रुप है। कंसिडर कर लो, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर नहीं है, आप कंसिडर कर लो यहाँ पे ये OCH3 ग्रुप है और यहाँ पे आपका ये CO- है। तो बेसिकली हो क्या रहा था, ये वाले ऑक्सीजन हम कंसिडर कर रहे थे कि ये वाली जो है ये हमारा क्या है, OMe ग्रुप है, कौन सा, ये वाला, और ये COA- ग्रुप है। बेसिकली हो क्या रहा था, हम बोल रहे थे कि ये वाली जो लोन पेयर है यहाँ पे कॉन्जुगेट होके यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर दी थी और इसकी वजह से हम इसकी एसिडिटी को कम बोल रहे थे। लेकिन बेसिकली होता है इसमें फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा था कि पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही, लेकिन इन दोनों के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर है हल्का से इस साइड में मुड़ जाएगा और ये वाला OMe ग्रुप इस साइड में। आप देख रहे हो इस तरह से इनका आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। अब हमने क्या पढ़ा है, अगर कॉन्जुगेशन होना है तो वो प्लेन में होने चाहिए। इस तरह से आउट ऑफ प्लेन चले गए तो ये वाला ऑक्सीजन जो है अपनी, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेट नहीं कर सकता, और अगर लोन पेयर कॉन्जुगेट नहीं कर रहा तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन जो है नहीं आ रहा, और कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे इसको कॉम्पीट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो है OCH3 ग्रुप मैटर ही नहीं कर रहा, उल्टा इस वाले OCH3 ग्रुप की वजह से यहाँ पे एसिडिटी बढ़ रही है। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन कोई भी नहीं आ रहा लेकिन इसमें तो है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी वजह से ये जो होगा COH वाला, B की एसिडिटी होगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद रहेगा हमारा, उसके बाद B को ले लो सबसे आगे, बाकी का ऑर्डर एज इट इज़ रहेगा C, A और D। ठीक है, जो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, स्पेसिफिकली बेंजोइक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होंगे वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्सटेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था ये डिस्टेबलाइज ही करने वाला था, फिर भी यहाँ पे ये एसिडिटी ज़्यादा आ रही है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर विड्रॉइंग हो, यहाँ पे ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्सटेंट आ जाए तो उसको ज़्यादा एसिडिक ही बना देगा, क्योंकि वहाँ पे आएगा ऑर्थो इफेक्ट। तो बेसिकली ऑर्डर इस तरह का रहेगा। तो यहाँ से तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको +m इफेक्ट देख के वहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है, एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, जहाँ पे भी एनायन ज़्यादा स्टेबल है वो स्पेसीज ज़्यादा एसिडिक होगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि 6 मेंबर के थ्रू वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो H+ ईजिली वहाँ पे बाहर नहीं जाएगा।
बाद में आपको देखना है कि प्लस एम माइनस एम इफेक्ट किस तरह से एक्ट कर रही है। तीसरी जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स है तो इसमें लगता है ऑर्थो इफेक्ट। अगर ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्सटेंट, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, आ रहा है तो वो वहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगा के एसिडिटी को बढ़ा देगा। ये 3 चीज़ें जो है एसिडिटी में आपको ध्यान रखनी है। अब ये वाला जो होता है एक फील्ड इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी में किस तरह से काम करता है ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा पीके नेगेटिव लॉगरिथम होता है के वैल्यू को, तो पीके जितना कम होता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसका पीके कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीके ज़्यादा है तो ये वीक एसिड है। क्यों? इसका जो है इसके स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दूँ कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके साथ हाइड्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड O डैश H, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक होने के लिए हमें क्या जरूरी है कि H+ वहाँ से आसानी से जाए। अब इसका स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हो इस तरह से, क्लोरीन जो है यहाँ पे है और जो OH है इस तरह से, तो आप देख सकते हो ये स्पेस के थ्रू पास में आ रहे हैं। तो क्या होगा, इस वाले क्लोरीन के पास होती है यहाँ पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इधर इस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और स्पेस के थ्रू है, यहाँ पे इनका इंटरेक्शन भी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये स्टेबलाइज हो रहा है तो ये H+ ईजिली बाहर क्यों जाएगा, H+ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बात यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि क्लोरीन इस साइड, अब आप देख सकते हो दूसरी अपोजिट साइड में है, तो इस साइड से ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है यहाँ पे, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये H+ बाहर नहीं जा रहा, तो ये लेस एसिडिक हो गया और ये जो है यहाँ से H+ ईजिली बाहर जा सकता है, मोर एसिडिक हो गया। तो पीके जो वैल्यू है इनकी इस तरह से ऑर्डर में आ रही है। तो फील्ड इफेक्ट किस तरह से मैटर करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थो इफेक्ट किस तरह से मैटर करती है, ये आपको यहाँ से समझ लेना है, ठीक है। अब एसिडिटी देख ली हमने, प्रोटॉन लूज करने की कैपेसिटी। तो बेसिटी क्या होती है, जो प्रोटॉन लूज हुआ है उसको एक्सेप्ट करना होता है ना। लोन पेयर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, H+ के ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिटी क्या होती है, H+ को एक्सेप्ट करना है, यानी कि उसको भी कुछ देना पड़ेगा ना, H+ ऐसे ही थोड़ी आएगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर आती है डोनर एबिलिटी, और डोनर एबिलिटी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि S कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। S कैरेक्टर फिर हाइब्रिडाइजेशन से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बेसिटी अगर देखनी है तो हमें यहाँ पे देखनी है डोनर एबिलिटी, और बेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीके के। अब डोनर एबिलिटी, लोन पेयर की डोनर एबिलिटी, ठीक है, H+ है, किसी भी एसिड ने यहाँ पे H+ दे दिया, तो किस वाले H+ को अपने इलेक्ट्रॉन, कौन सी वाली स्पेसिस अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले H+ को देगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बेसिकली ये 2p ऑर्बिटल में है। यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास जो ऑर्बिटल है वो भी कौन सी है, 2p है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या होता है यहाँ पे 2p ओवरलैप अच्छा है, तो इस वाले नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है यहाँ पे इस वाले रिंग में अच्छे से कॉन्जुगेट हो रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2 रिंग में कॉन्जुगेट होने का चांस है क्योंकि 2p ओवरलैप है, और यहाँ पे ये 3 रिंग में कॉन्जुगेट हो रहा है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 रिंग थी तो भी ये लोन पेयर इतनी अवेलेबल नहीं थी कॉन्जुगेशन की वजह से। इस साइड में अगर आप मूव करोगे तो वहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन की लोन पेयर तीनों रिंग्स में कॉन्जुगेट हो रही है, तो ये क्यों बाहर जाएगी इस वाले H+ को लेने की, यानी कि लोन पेयर अपने H+ को देगी नहीं, और अगर लोन पेयर नहीं देगी तो बेसिसिटी जो है इसकी कम हो जाएगी। लोन पेयर जो है बेसिसिटी कम हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा, मैं जो ओवरलैप बता रहा हूँ, हम कौन सी रिएक्शन कराते हैं, PPS3, इसकी अगर हम रिएक्शन करवा देंगे मिथिल आयोडाइड के साथ तो क्या करते हैं, फास्फोरस की लोन पेयर हम विटिक रिएक्शन में करते हैं ना, इसके अटैक करा देते हैं और यहाँ से PPS3 इसका बॉन्ड बनेगा CH3 के साथ प्लस चार्ज आ जाएगा और I-, ये रिएक्शन हम करवाते हैं। लेकिन इसके जगह पे हम NPH3 की क्यों नहीं करवाते, NPH3 की क्यों नहीं करवाती, NPH3 है ना, ये यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर रिंग में कॉन्जुगेट होती है, देने के लिए बाहर अवेलेबल ही नहीं होती, तो इसकी वजह से ये वाला जो है इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही होती है बेसिसिटी। बेसिकली हम लोन पेयर की डोनर एबिलिटी देखते हैं, प्रोटॉन को लेने की एबिलिटी देखते हैं। जितनी ज़्यादा डोनर एबिलिटी होगी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, पीके भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा।
अगर डोनर एबिलिटी कम है तो उसकी बेसिसिटी भी कम रहेगी। तो बेसिसिटी के ऊपर बेसिकली क्या क्वेश्चंस आते हैं ये हमें देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, SIR और SIP इफेक्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद प्रोटॉन स्पंज भी हम देखेंगे। तो बेसिकली देखो SIR और SIP इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली बेसिसिटी मतलब क्या पढ़ा कि प्रोटॉन देने की उसकी जो लोन पेयर है उसकी देने की एबिलिटी, अगर ज़्यादा लोन पेयर देगा बाहर H+ को तो ज़्यादा बेसिक है, कम देगा तो कम बेसिक है। अब यहाँ पे एनिलीन है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पे ये वाला हमारा एनिलीन है, N, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स लगे और ये बेंजीन रिंग, और ये बेसिकली ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे मिथिल ग्रुप है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे SIP इफेक्ट समझा देता हूँ, बाद में आपको SIR इफेक्ट में समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगा दिया है यहाँ पे मिथिल ग्रुप। ठीक है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला मिथिल ग्रुप है, ये वाला यहाँ पे NH2 ग्रुप है। तो SIP इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली अगर ये वाला लोन पेयर जो है यहाँ पे ये वाला लोन पेयर जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, ये अगर बाहर प्रोटॉन को दे रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी इस वाले मिथिल ग्रुप का टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आ गया, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गया। तो प्रोटॉन आने के बाद यहाँ पे फिर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, जो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं था वो आ गया, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। थर्ड हाइड्रोजन आने के बाद स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस अवॉइड करने के लिए ये मिथिल ग्रुप इस वाले प्रोटॉन को आने ही नहीं देता, यानी कि प्रोटोनेशन होने ही नहीं देता, प्रोटोनेशन को इनहिबिट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। बेसिसिटी एबिलिटी थी इस वाले लोन पेयर को देके इस वाले प्रोटॉन को लेने की, लेकिन इस वाले मिथिल ग्रुप के बल की वजह से और यहाँ पे जो आगे जाके बल्क बनेगा इसकी वजह से ये प्रोटोनेशन ही इनहिबिट हो गई। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बनेगा अगर थर्ड हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, लोन पेयर देने की एबिलिटी कम होगी, प्रोटॉन लेने की एबिलिटी कम होगी, तो बेसिसिटी कम होगी। ये हो गया स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो ये बेसिसिटी को कम कर रहा है, समझ में आ गया। अब स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस क्या है, और स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस SIP के अपोजिट होता है, बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला ग्रुप था, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे मिथिल ग्रुप था, अब एनिलीन के ऊपर भी मैंने एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब एनिलीन के ऊपर भी मैंने एक मिथिल ग्रुप लगा दिया। तो अब आप देख सकते हो अब क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे अगर प्रोटॉन आके लग जाए तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो ही रहा था, इसकी वजह से मिथिल ग्रुप आने ही नहीं दे रहा था। अब पहले से अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो अब ये क्या करेगा, अब पहले से ही स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो क्या करेगा, ये वाला इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। पहले किस तरह से था, इस तरह से था समझो। अब ये लोन पेयर थी, जो यहाँ पे लोन पेयर थी, यहाँ पे इस वाले रिंग में कॉन्जुगेट कर रही थी। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है ये वाला, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ग्रुप टिल्ट हो जाएगा। और अगर ये ग्रुप टिल्ट हो गया तो यहाँ पे ये जो पी ऑर्बिटल थी जिसमें ये लोन पेयर थी, ये लोन पेयर जो है यहाँ पे पहले इस वाले ऑर्बिटल को जैसे पैरेलल थी, अब पैरेलल नहीं रहेगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन घूम गया है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला नाइट्रोजन जो है घूम गया है, तो पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में आ गई, तो अब ओवरलैप नहीं होगा, यानी कि ये वाले लोन पेयर जो है इस वाले रिंग में कॉन्जुगेट नहीं होंगे अब, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस से वो नाइट्रोजन घूम गया। तो अब अगर H+ यहाँ पे आ जाए तो ये इजीली इस वाले H+ के लिए लोन पेयर अवेलेबल है ना, क्योंकि वो टिल्ट हो गया, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी उसने हटा दिया, तो इसकी वजह से यानी कि इसकी बेसिसिटी जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस जो होता है वो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा, इसके कारण यहाँ पे इसकी बेसिसिटी बढ़ रही है। और स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन होता है कि यहाँ पे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा था, इसकी वजह से H+ को ही नहीं आने दे रहा, तो इसकी बेसिसिटी को कम कर रहा है। अब SI और SIP जो होता है, जो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होता है, ये सिर्फ बेसिसिटी में काम करता है क्या, तो नहीं। अगर मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे इस वाले कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड है उसको मैं A बोल दूँ, और इस वाले कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है उसको मैं B बोल दूँ, तो इन दोनों में कार्बन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जो है किसकी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं, ये दोनों बल्कि ग्रुप्स है,
इन दोनों बल की ग्रुप की वजह से अब आयोडीन जो होता है हमें पता है पीरियोडिक टेबल में उसकी भी, पीरियोडिक टेबल में नीचे लाई करता है तो उसकी भी साइज जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर में आप कंसिडर करो बेंजीन रिंग है और इस वाले NO2 ग्रुप को कंसिडर कर लो। अब इस तरह से ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे NO2 ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट हो सकता था, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर किस तरह है, NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरह है, O यहाँ पे लोन पेयर्स है 2, यहाँ पे O- है, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये वाला बॉन्ड है। तो पीछे से इलेक्ट्रॉन आके इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कॉन्जुगेट हो सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि इस वाले आयोडीन के रिपल्शन की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला नाइट्रो ग्रुप जो है टिल्ट हो गया, यानी कि थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो गया, आयोडीन ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही थी वो कम होगी, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये वाला आयोडीन जो है अगर इस तरह से कॉन्जुगेट करेगा यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना, क्योंकि ये तो NO2 ग्रुप दूर है, ये तो आउट ऑफ प्लेन जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे कॉन्जुगेट करेगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रह रहा है। तो जो बॉन्ड बी होगा इसके सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर वहाँ एस कैरेक्टर का ही आता है। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम रहेगी, यानी कि जो ए है ये वाली बॉन्ड लेंथ हमारी कम है इन कंपैरिजन विद बी, ठीक है। तो SIR इफेक्ट यहाँ पे भी काम करता है। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे लगाने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो एसिडिटी हो गई, बेसिसिटी हो गई। अब बेसिसिटी में आगे जाके हमें ये भी पूछ सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड अगर आ जाए तो किसी भी स्पेसिस के कंपैरिजन में इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको इसके साथ कंपैरिजन में कोई दूसरी स्पेसिस दे दे तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? हमने देखा है बेसिसिटी बेसिकली डोनर एबिलिटी है लोन पेयर की। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है दोनों के पास। इसने अगर इस वाले H+ को लोन पेयर दे दिया, यानी कि इसके बीच में हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो सकता है, अब ये नाइट्रोजन और भी इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। और जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ लगा होता है वो क्या करता है, अगर साइड वाले एटम के पास लोन पेयर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप देख सकते हो 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो इस वाले स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस वाले मोलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर स्टेबिलिटी आ जाती है। और अगर आगे जाके स्टेबिलिटी मिल रही है तो इजीली H+ को लेगा ना, H+ को लेके वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा देगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसकी वजह से इजीली H+ को ले लेता है, उसके लिए अपनी लोन पेयर दे देता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा होती है और इसका रीज़न इसके स्ट्रक्चर में होता है। आप देख सकते हो दोनों नाइट्रोजन किस तरह से इसके बीच में हाइड्रोजन को पकड़ के रख रहे हैं। इसको नाम क्या दे दिया है, प्रोटॉन स्पंज। अगर आप स्पंज ले लोगे, उसको वाटर में डुबो दोगे तो पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है ना झट से। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, H+ को ये स्पंज की तरह जैसे स्पंज पानी को अट्रैक्ट करता है उसी तरह से ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है। इसके लिए इसको बोलते हैं प्रोटॉन स्पंज। इसकी pK वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बेसिसिटी ज़्यादा होती है, pK वैल्यू भी ज़्यादा होती है। सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है। इसके बीच में भी अगर यहाँ पे H+ आके लग जाए तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी स्ट्रांग होगी, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। इसकी वजह से ये भी अपनी लोन पेयर इजीली देगा। इसको बोलते हैं प्रोटॉन स्पंज। अब यहाँ पे अगर 3 एग्जांपल्स में आपको इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो थे उनको लगा के यहाँ पे अगर आपको बता देना है एसिडिटी का ऑर्डर A, B और C में, तो किस तरह से होगा। अगर आप डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट लगा दोगे तो बोल दोगे कि यहाँ के मिथिल ग्रुप प्लस I इफेक्ट लगा के इस वाले नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है, यानी कि इसकी नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी को बढ़ा देंगे, ये इजीली H+ को दे देगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसके कंपैरिजन में B की तो ज़्यादा हो, A के कंपैरिजन में B की ज़्यादा होगी। और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप से तो इसकी प्लस I इफेक्ट और ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन देने की पावर और ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये भी इजीली H+ को लेगा। तो आप ऑर्डर लगा दोगे कि C की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद B, उसके बाद ये, तो ये गलत है। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे है प्लस I इफेक्ट है, तो B की तो होगी ज़्यादा, किससे, A से। B की तो A से ज़्यादा होगी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन्स लगे हैं। एक मिथिल ग्रुप का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इतना बल्कि होता है, यहाँ पे 3-3 मिथिल ग्रुप्स लगे हैं, यानी कि यहाँ पे साइड, दोनों साइड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेरिक बल्क है। ऊपर से अगर आप यहाँ पे H+ अगर लाव दोगे यहाँ पे इसके ऊपर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इस वाले भीड़ में ये H+ क्यों घुसेगा।
तो इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम होती है। बेसिकली यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आ गया, हमारा जो सी है उसकी बेसिसिटी सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा H+ इजीली नहीं आएगा। ये हमें समझने के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंट्रोपी इफेक्ट। ठीक है, एंट्रोपी के इफेक्ट इन मतलब किस सेंस में, देखो यहाँ पे H+ आके लग गया कंसिडर करो, ज़्यादा लगता नहीं, अगर लग गया तो ये जो H+ आके लगेगी एक्वियस कंडीशन में होगा, तो ये क्या होता है H+ का वाटर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। ठीक है, अब वाटर को अगर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को इस वाले भीड़ में अगर घुस के इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है तो खुद की जो रैंडमनेस है वो कम करनी पड़ेगी। वाटर मॉलिक्यूल जो डिस्क्रीट है उनको ऑर्डरली मैनर में आके फिर यहाँ पे जाना होगा ना, क्योंकि यहाँ बल्क है बहुत ज़्यादा, यानी कि खुद की रैंडमनेस कम करनी पड़ रही है वाटर मॉलिक्यूल को, खुद की एंट्रोपी कम करनी है, और वाटर अपनी एंट्रोपी लूज़ नहीं करेगा। ठीक है, वाटर अपनी एंट्रोपी लूज़ नहीं करेगा, इसकी वजह से ये लेस बेसिक होता है, इसको बोलते हैं एंट्रोपी इफेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो ऑर्डर होगा वो BAC आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम देखेंगे हम एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी के ऊपर कुछ आपको एग्जांपल्स दे देते हैं, डायरेक्टली आपको पूछते हैं एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर थोड़े से एडवांस एग्जांपल आ जाए तो हम फंस जाते हैं। अब नॉर्मल जो होता है वो हमें हकेल रूल के थ्रू सबको पता होता है, थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे। और दूसरी एक बात, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आपको एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो अदर कॉन्सेप्ट में किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं। तो पहले देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फ़र्क क्या है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, अगर किसी भी स्पेसीज को यहाँ पे एरोमेटिक बोलना है तो वो सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, और सिस्टम प्लेनर होने के लिए सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। एक बात, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो है प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो थर्ड बात आती है हमारी कॉन्जुगेशन। अब फोर्थ और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है, उसने हुकेल रूल फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होने चाहिए। ये बात आपको माइंड में रखनी है। यहाँ पे n क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, इसकी वजह से आपको ध्यान में रखना है कि हुकेल रूल फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होने चाहिए, सिस्टम पूरा प्लेनर होना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हो और वहाँ पे प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रही है। अब यहाँ पे इसमें ये जो 3 कंडीशंस है वही ज़रूरी होती है एंटी एरोमेटिक में। सिर्फ फर्क क्या होता है, यहाँ पे जो 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें होते हैं 4n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें होते हैं 4n इलेक्ट्रॉन, बाकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसमें प्लेनर सिस्टम अगर होगा, कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 4n मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको बोलेंगे हम एंटी एरोमेटिक। और जो नॉन एरोमेटिक होता है अगर सिस्टम प्लेनर ही नहीं होगा। ठीक है, बाकी के सारे अगर कोई भी कंडीशंस वो फॉलो करता है, जैसे कि उसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, लेकिन कोई बीच में कोई एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि प्लेनर नहीं हो पाएगा। तो अगर एक भी एटम उसमें नॉन प्लेनर आ गया, यानी कि सिस्टम प्लेनर नहीं हो रहा, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। फिर वहाँ पे बाकी आप कॉन्जुगेशन वाला या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका कुछ भी यहाँ पे थॉट नहीं लोगे डायरेक्टली। अगर आपको कोई भी नॉन प्लेनर सिस्टम वहाँ पे दिखे तो उसको नॉन एरोमेटिक बोलना है। ये वाली होती है इसकी बेसिक चीज़। इसके बाद हम डायरेक्टली एग्जांपल्स करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस वाले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में अल्काइन है, यहाँ पे sp2 है। सारी जगह पे आप देख सकते हो सारे एटम जो है वो sp2 मतलब sp और sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि प्रॉपर सिस्टम प्लेनर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है, सॉरी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरह से प्रॉपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन काउंट करने कितने हैं, यहाँ से 2, पहले अल्कीन क्या करते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, कितने हो, 6 हो गए। अब अल्काइन के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ में से हम कितने इलेक्ट्रॉन पकड़ रहे हैं, पाई बॉन्ड से 2 पकड़ रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड से आपको 4 पकड़ने हैं क्या, एक तो सिग्मा हो गया, लेकिन 2 पाई बॉन्ड से ना, तो 2 पाई बॉन्ड से तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ने। क्यों,
जैसे आप देख सकते हो ये जो बेंजीन अगर हम कंसिडर करें तो इसमें जो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक, ये किस तरह से बनता है, यहाँ पे जो भी परपेंडिकुलर मतलब जो सारे पैरेलल पी ऑर्बिटल होते हैं इससे बनता है। हमें पता है कोई भी पी ऑर्बिटल जो होते हैं आपस में पी एक्स पी वाई पी जेड वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका जो दूसरा पी ऑर्बिटल होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इसको परपेंडिकुलर होगा और इसकी वजह से ही इस तरह से ये वाले पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। मुझे कहना क्या है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना रहा है उसमें ये वाली पी ऑर्बिटल कुछ भी मैटर नहीं कर रही। उसी वजह से जैसे यहाँ पे अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, एक तो पहले जो डबल बॉन्ड बन रहा है ऐसे जो एडजस्टिंग कार्बन पे जो पी ऑर्बिटल है इनसे बन रहा है एक पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ से बन रहा है, ये वाले जो पी ऑर्बिटल जो इन वाले पी ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर है इनमें बन रहा है पहला इसको, ठीक है। यानी कि कॉन्जुगेशन में कौन सा पार्ट ले रहा है, सिर्फ ये वाला कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है। जो दूसरा जो पाई बॉन्ड बन रहा है जो परपेंडिकुलर वाले पी ऑर्बिटल से बन रहा है वो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा। इसकी वजह से आपको अल्काइन से भी 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने। माइंड में रखो पी ऑर्बिटल इस तरह से परपेंडिकुलर है तो सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल जो सारा ऊपर से पैरेलल है एक दूसरे को वो कॉन्जुगेट करेगा, ये वाला जो दूसरा डबल बॉन्ड बना रहा है ये कॉन्जुगेट नहीं करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, कितने हो गए 2 4 6 8 10 12 और 14, यानी कि 4n + 2 पाई सिस्टम हो गया। तो ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम हो गया, टोटल प्लेनर सिस्टम है। अब ये वाला जो है ये मैंने ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है और ये वाला जेरी मार्च से लिया है मैंने। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें एक फैक्टर है, देखो 2 कंडीशंस दी है, अगर ये x जो है वो ऑक्सीजन हो और अगर ये x जो है वो नाइट्रोजन हो। तो बेसिकली क्या है, दोनों के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही लोन पेयर इस वाले कॉन्जुगेशन में जाएगी क्योंकि वो इस वाले पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जो इन वाले सारे कार्बन के पी ऑर्बिटल को पैरेलल है, और दूसरी जो लोन पेयर होगी इस तरह से बाहर है जो कि इस वाले परपेंडिकुलर वाले पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो कॉन्जुगेशन में कोई भी मैटर नहीं करेगी, एरोमेटिसिटी डिसाइड करने में कोई भी मैटर नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले ये एक्सेप्शनल चीज़ होती है, अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो सिस्टम तो प्लेनर दिख रहा है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइड है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है। लेकिन इसमें बात ऐसी होती है अगर यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन हो x की जगह पे तो ये सिस्टम होता है नॉन एरोमेटिक, और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो ये होता है एरोमेटिक। क्यों, सारे एटम्स तो sp2 हाइब्रिडाइड है, सिस्टम प्लेनर दिख रहा है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो ये सिस्टम जो है ये प्लेनर बन जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तो ये सिस्टम प्लेनर नहीं रह पाता। अब उस वाले बुक में भी इतना ही रीज़न दिया है कि वहाँ पे जब ऑक्सीजन होगा तो सिस्टम प्लेनर नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन प्लेनर इन दिस केस, और अगर नाइट्रोजन होगा तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक क्योंकि वहाँ पर सिस्टम प्लेनर हो रहा है। ये चीज़ है, इसका एक्सप्लेनेशन इतना ही दिया है वहाँ पर कि ऑक्सीजन जब होगा तो सिस्टम प्लेनर नहीं रहेगा, नाइट्रोजन होगा तो सिस्टम प्लेनर होगा। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक, इस केस में बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ये होगी बात। इसके बाद यहाँ पे आओ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 2 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 2 2 और 2, सारे आइटम्स प्लेनर है, ठीक है, सारा सिस्टम प्लेनर है यहाँ पे क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे और यहाँ पे sp2 है। तो 6 और ये 4 10 और यहाँ से कितने हो गए ये 6, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n सिस्टम हो गया, यानी कि हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अगर यहाँ पे देखोगे क्या होता है, इसमें सिस्टम तो प्लेनर दिख रहा है आपको क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 4n + 2 पाई के इसके मल्टीप्लिकेशन में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिस्टम तो प्लेनर दिख रहा है तो आपको इसको एरोमेटिक बोलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये एरोमेटिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पे जो इंटरनल हाइड्रोजन्स हैं, ये वाले इंटरनल हाइड्रोजन्स आपस में कोलाइड करते हैं, और जब कोलाइड करेंगे तो ये सिस्टम इस तरह से प्लेनर नहीं रहेगा। जैसे आप देखो ये वाला एक हाइड्रोजन है, ये वाला एक हाइड्रोजन है, तो ये इस तरह से सिस्टम प्लेनर नहीं रहेगा। इन वाले हाइड्रोजन के
रिपल्शन की वजह से ये सिस्टम थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा, ये इधर, यानी कि सिस्टम प्लेनर नहीं रहेगा। और अगर प्लेनर नहीं रहेगा तो ये कॉन्जुगेशन, ये जो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा था ये नहीं हो पाएगा, यानी कि ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा क्योंकि नॉन प्लेनर हो रहा है। यहाँ पे अगर आओगे इस वाले, इसमें क्या किया है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये जो नाइट्रोजन है क्योंकि कॉन्जुगेशन में, यानी कि यहाँ पे भी सिस्टम प्लेनर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स तो है इसमें। सिंपल अगर आप इसको इस तरह से देखो दे तो ये क्या है हमारा पिरिडीन ही है ना। पिरिडीन हमारा एरोमेटिक होता है, बेंजीन के बाद एरोमेटिक कौन होता है हमारा पिरिडीन होता है। सिर्फ यहाँ पे इसको चार्जेस के फॉर्म में दिखा है, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे और ये हमारा पिरिडीन है, तो ये हमारा एरोमेटिक है, सारा सिस्टम प्लेनर है। यहाँ पे देखोगे 7 में तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी अगेन पिरिडीन ही है, सिर्फ इस वाले नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर दी है SO3 इलेक्ट्रोफाइल को और यहाँ पे ये चार्ज बना है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जैसे इस वाले पिरिडीन में ये जो नाइट्रोजन है, ये 3 बॉन्ड जो बने हैं ये जो पैरेलल पे ऑर्बिटल थे इसके ओवरलैप से बने हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ये कहाँ पे है, जो ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर है। अगर ये वाली कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रही है, यानी कि वहाँ पे पैरेलल ओवरलैप के थ्रू पाई बॉन्ड बना रही है, तो इस वाले पी ऑर्बिटल को, ये वाली पी ऑर्बिटल पैरेलल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन में कोई भी पार्ट नहीं ले रहे थे, कुछ भी मैटर नहीं कर रहे थे एरोमेटिसिटी में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स SO3 को दिए जाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके एरोमेटिसिटी के ऊपर, यानी कि ये भी कंपाउंड हमारे यहाँ पे एरोमेटिक है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखने को मिल रहे हैं, 2 यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, चार्जेस के फॉर्म में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 4 6, यहाँ से 8 और यहाँ से 10। तो ये वाली स्पेसिस अब क्योंकि प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे 6 और 4 10 आ रहे हैं, यानी कि ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो ये भी सिस्टम हमारा प्लेनर एरोमेटिक हो जाता है। आपको इस वाले ऐसे वाले कंपाउंड्स को इस तरह से चार्ज फॉर्म में देखना है ताकि आपको समझ में आए कि ये एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक है। देखो ठीक है, अब मैंने इसको क्या बोल दिया कि ये एरोमेटिक है, लेकिन आप इसमें एक और पंगा हो सकता है, जैसे ये कॉन्जुगेशन हम बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सिस्टम बीच में आ रहा है ना, ये सिस्टम तो एंटी एरोमेटिक आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एंटी एरोमेटिक आ रहा है। और अब हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन उस तरह से हो पा रहा है या फिर नहीं। अगर प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक, या फिर अगर ये रिंग इसी तरह से रहेगी तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। और बुक में यहाँ पे यही दिया है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है बीच में एज इट इज़ ये वाला स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक रह रहा है, और अगर इतना भी पार्ट इसमें एंटी एरोमेटिक है तो ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। पहले जैसे मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिखाया था कि चार्ज फॉर्म में लिख के ये एरोमेटिक बोलेंगे, लेकिन ये वाला सिस्टम क्योंकि एंटी एरोमेटिक रह रहा है तो ये सिस्टम यहाँ पे एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारे एरोमेटिसिटी। आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप इतने कंसेप्ट अगर रिवाइज करके जाओगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओगे। हैप्पी लर्निंग गाइज।